नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चांदी के हॉलमार्किंग का जो दायरा बढ़ाने की बात करी जा रही है उसके ऊपर, और साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर त्योहारों से पहले हमने लगातार यहां पर तेजी आते हुए देखी है। हल्की सी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से जरूर कुछ मसालों में देखने को मिली है, लेकिन आगे किस तरह की मांग रह सकती है इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता, FISS के सेक्रेटरी अजय गोयल, SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और पहले शुरुआत यहाँ पर चांदी से कर लेते हैं और चांदी के प्राइसेस से कर लेते हैं। वंदना, आपको क्या लगता है, जिस तरह की तेजी हमने पिछले हफ्ते में आते हुए देखी, जहां पर 11% की बढ़त के साथ हमने चांदी में कारोबार होते हुए देखा और काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, फिर चाहे वो US का जॉब्स डेटा है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, या फिर ये एक्सपेक्टेशन कि शायद सितंबर में भी रेट्स नहीं बढ़ेंगे US की तरफ से, उन सब का फायदा हमने यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में आता हुआ देखा। यहाँ से अब क्या करने की राय? जी मनीषा, और मुझे लग रहा है कि सबसे जो क्रूशियल फैक्टर था इन सब फैक्टर्स के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ETF में एक जो बाइंग है वो रिटर्न आता हुआ देखा है। और पिछले 14 डेज का डेटा ले तो ETF इन्फ्लोज जो है वो अच्छे खासे यहाँ पे बढ़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब एक जो अपवर्ड ट्रेंड है ये यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। गोल्ड ने तो यहाँ पे क्लियर एक ब्रेकआउट दिया है। चांदी में भी मुझे लग रहा है कि एक बारी $67-68 तक जाता हुआ ये कमोडिटी दिखाई दे रही है। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि एक बारी हम लोग 2,45,000 से लेके 2,55,000 का रेंज आता हुआ देख सकते हैं। ऐसे में फेवरेबल रहेगा कि डॉलर इंडेक्स ज्यादा दिन तक यहाँ पे 100 से नीचे 100 के पास भी रहता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे कायम रखेगा। दूसरी चीज ये है कि जो माइनर्स जो यहाँ पे ETF थे, माइनिंग जो ETF थे, वहां पे भी हम लोगों ने अच्छा खासा एक जंप आता हुआ देखा और आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी प्राइसेस का जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। पॉइंट टेकन। तो यहाँ से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन चांदी में आती हुई नजर आ रही है। और आपको याद दिला दें कि चांदी के प्राइसेस इंडियन मार्केट्स में लगातार यहाँ पर प्रीमियम पे हैं, और वो इसके लिए क्योंकि चांदी के इंपोर्ट्स को लेकर अभी भी दिक्कतें यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। राहुल, इंपोर्ट्स पे आपकी सेंस, एंड देन ऑफ कोर्स किस तरह का प्रीमियम फिलहाल यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है? सी डेफिनेटली चांदी के इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन के कारण काफ़ी कुछ चांदी में प्रीमियम चल रहे हैं। प्रीमियम काफ़ी वेरी होते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट के डिमांड और सप्लाई के सिचुएशन के लिए। करंटली अभी DGFT ने लाइसेंस इशू करने चालू किए हैं सिल्वर इंपोर्ट के लिए, तो उससे डेफिनेटली आने वाले फेस्टिव सीजन में जो जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए चांदी में डेफिनेटली प्रीमियम कम होने के चांसेस है। बट ओवरऑल जो फेस्टिव सीजन की डिमांड है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि डिमांड विल बी आउट परफॉर्म द सप्लाई जो होने वाली है चांदी के अंदर। डोमेस्टिक चांदी में जो प्रोडक्शन है और जो चांदी की आने वाले महीनों के अंदर हमें जो कंजम्पशन लग रहा है उसमें डेफिनेटली एक बड़ा मिसमैच होने की चांसेस है। राहुल, साथ ही साथ जिस तरह से अब कॉन्वर्सेशंस BIS की जो स्टेटमेंट निकल के आई है कि जो सिल्वर हॉलमार्किंग है, टेस्टिंग असेइंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अगले 2 साल का एक ऑलमोस्ट एक रोड मैप निकल के यहाँ से आया है, कैसे देखते हैं उसे? डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मूव है, बिकॉज आई थिंक जो चांदी में देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज चांदी की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है अक्रॉस द इंडिया। और क्योंकि हॉलमार्किंग मैंडेटरी में जो काफ़ी टाइम से हम लोग इंसिस्ट भी कर रहे हैं एज ए इंडस्ट्री की चांदी की मैंडेटरी हॉलमार्किंग करें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद में, तो एक बहुत अच्छा मूव है। जो कंज्यूमर जो चांदी खरीद रहे हैं और जो प्योरिटी सर्टिफाइड हो जाती है, सर्टिफिकेशन हो जाता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा होता है, बिकॉज चांदी एक अप्रिसिएशन एसेट है। लास्ट 1 साल में चांदी देखने जाए तो जो हिसाब से चांदी बढ़ी है, और अगर चांदी जिन्होंने खरीदी है अगर वो क्वालिटी राइट नहीं है तो उनका कैपिटल डिप्रिशिएट होता है एप्रिशिएट के कारण। तो डेफिनेट ये बहुत अच्छा मूव है। और आने वाले टाइम पे हमें जैसे चांदी जैसी हॉलमार्किंग हो जाएगी तो कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, वो ट्रस्ट के साथ में चांदी को खरीद सकते हैं। एब्सोल्युटली। राहुल, अगर फिलहाल की यहाँ पर बात की जाए तो कितने लोग या कितने आर्टिकल्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर मैंडेटरी ना सही लेकिन लोग अपने आप से जो यहाँ पर हॉल मार्किंग करा रहे हैं, कितना परसेंटेज होगा वो मार्केट का? ये परसेंटेज बहुत छोटा है, बिकॉज चांदी इंडिया का जो चांदी का मार्केट है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट है। वो अगर वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट में अगर प्रपोर्शन देगी कि चांदी की हॉलमार्किंग कितना हो रहा है तो एक बहुत छोटा प्रपोर्शन है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चांदी की हॉलमार्किंग का एक अच्छा रोड मैप हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो और जल्द से जल्द चांदी की हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो जाए सबके लिए। ओवरऑल जैसे आपने कहा कि DGFT की तरफ से हमने यहाँ पर लाइसेंसेस आते हुए देखे हैं, लेकिन डिमांड यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। एज ऑफ नाउ किस तरह का यहाँ पर प्रीमियम है, क्योंकि अपने पीक पे हमने प्रीमियम को 6, साढ़े 6, $7 तक जाता हुआ देखा था। ये देखो प्रीमियम का एक जो पैरामीटर है, बिकॉज बेस्ड ऑन एवरीडे जिस हिसाब से चांदी की वॉलेटिलिटी हो रही है, चांदी लास्ट एक वीक के अंदर करीब करीब 12% बढ़ गई है। तो जैसे जब चांदी बढ़ती है तो डेफिनेटली प्रीमियम कम होता है, बिकॉज डिमांड का ऑफर प्रोडक्ट्स लग जाता है। तो जो प्रीमियम करंटली मार्केट में एनी बिटवीन 3,000 से लेके
8,000 के में, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब एक फिक्स प्रीमियम नहीं होता, बिकॉज डिमांड सप्लाई और सिल्वर के प्राइसेस को डिफरेंटली कोरिलेट करके एक प्रीमियम डिसाइड हो रहा है। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस चांदी के आगे जाकर? सी चांदी में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी, लास्ट 7-8 दिन से मैं काफी बोल रहा हूँ कि चांदी में काफी बुलिश हूँ, मगर ये रैली 7 दिन के अंदर चांदी जो 10 से 12% बढ़ गई है, तो छोटा सा एक थोड़ा स्मॉल करेक्शन आना चाहिए। मुझे लग रहा है चांदी आने वाले दिनों में 260 से लेकर 270 तक आ सकती है। हमें दिवाली 260-70 के आसपास दिखी है। जहाँ तक हॉलमार्किंग की बात है, जस्ट कमिंग बैक टू दैट राहुल, एज ऑफ नाउ जितने सेंटर्स हैं क्या वो पर्याप्त हैं? और जिस तरह से बिग नंबर है यहाँ पर चांदी का, जैसे आपने कहा हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मार्केट है यहाँ पर, कितना समय यहाँ पर बेसिकली लगेगा चाहे फेज्ड मैनर में इसे किया जाए हॉलमार्किंग के लिए? सी आंटी, एक ही होता है कि जब भी चांदी को हॉलमार्किंग या मैंडेटरी करते हैं तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप एक टाइमलाइन नहीं रखोगे कि मुझे 2027 या 2028 में चांदी मैंडेटरी हो जाएगी हॉलमार्किंग में, जब वो डेट डिसाइड होती है तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है पीछे बहुत फास्ट पेस पे होता है। क्योंकि वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, भले वो 1 साल हुए, 2 साल हुए, 3 साल हुए, पर एक डेफिनेट डेट डालनी चाहिए कि ये तारीख के बाद में चांदी मैंडेटरी हॉलमार्किंग होगी। और वो होते ही पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बहुत फास्ट फेस पे डेवलप होगा और हमें देखने भी मिल जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन राहुल बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली वो चांदी का यहाँ पर मैथमेटिक्स है। एज ऑफ नाउ इंपोर्ट्स यहाँ पर स्लो ही सही, लेकिन लाइसेंसेज आने लगे हैं, डिमांड अच्छी खासी है, प्रीमियम पे चांदी लगातार यहाँ पर कारोबार करती हुई नजर आई है। और आगे जाकर अगर हॉल मार्किंग भी हो जाती है और जिस तरह से हमने यहाँ पर डिमांड में बढ़त आते हुए देखी है, तो हॉल मार्किंग ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। और राहुल जैसे लगातार हमें कहते भी रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर चांदी की प्योरिटी को लेकर पैन इंडिया, तो क्लियरली हॉल मार्किंग यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर आगे जाता हुआ दिखेगा। चलिए, तो बात हुई यहाँ पर चांदी की, लेकिन वंदना, सोने को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? क्योंकि चांदी ने अगर 11% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले हफ्ते में, तो सोने में भी करीबन हमने 6 से 7% का इजाफा आते हुए देखा है। ये बहुत स्लो और स्टेडी मूव सोने ने दिया है, लेकिन इसमें क्लैरिटी चांदी से ज़्यादा है। और मुझे लग रहा है कि चाहे वो बॉन्ड मार्केट की हलचल हो या फिर यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब शांति हो यूएस और ईरान वॉर में, यहाँ फिर से जो मनी शिफ्ट है, अब यहाँ पे हो रहा है बुलियन काउंटर में, और सोना उसमें से एक है। ईटीएफ बाइंग यहाँ भी बढ़ी है, ज्वेलरी बाइंग अब यहाँ पे जुलाई महीने में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से सोने की जो बढ़त है वो जारी रहेगी, और एक बार $4600 से $4700, जैसे मैंने ऑप्शन चेन देखा तो वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो $4600 से $4700 तक वन गो में लग रहा है कि बीच बीच में करेक्शन लेते हुए सितंबर महीने तक यहाँ पे गोल्ड जा सकता है ऊपर की तरफ। और अगर भारतीय बाजार में मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 1,58,000 से 1,60,000 ये एक जोन होना चाहिए जहां पे सोना जाएगा, और वहां पे जाके यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कंसोलिडेशन वाले फेज में फिर से आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि वो फिर एक करेक्शन लेना शुरू करेगा जब इंटरेस्ट रेट की बात फिर से वहां पे शुरू होगी। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर और अगस्त, ये जो महीना है, ये यहाँ पे काफी बुलिश है सोने के लिए। मेटल्स पर एक नजर डालेंगे, क्योंकि कॉपर में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। वंदना, यहाँ पर क्रॉस सेगमेंट बेस मेटल्स में क्या करने की राय है? मुझे लग रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स पे जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है यूएस का भी, निकल और कॉपर पे काफी ज्यादा मतलब आना चाहिए था एक्शन, लेकिन कॉपर में यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रहा है, और खास करके जिंक में। तो कॉपर अभी भी मुझे लग रहा है कि एक बारी 1410 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस हफ्ते की मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 1395 तक एक हायर साइड जा सकता है, इसमें बाइंग में ही रहना चाहिए। जो लेवल है, सपोर्ट जोन है, वो 1365 का है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। हम लोगों ने फ्राइडे का अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ दिखा था, लेकिन इस हफ्ते लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार जो 400 का साइकोलॉजिकल लेवल है उसको पार करते हुए ये कमोडिटी नजर आए, तो एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा। एक मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में अब थोड़ा मतलब जो चाइना का जो भी यहाँ पे थ्रेशोल्ड था उसके करीब पहुंचा हुआ है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं रह गई प्रोडक्शन की यहाँ पे, और फिर भी डिमांड साइड जो है वो हायर है। तो एक बार एल्यूमिनियम क्रूड ऑयल में डिक्लाइन के बाद भी 360 से 362 वाले जोन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, ये 3 कमोडिटी यहाँ पे अच्छी साबित हो सकती है इस हफ्ते के लिए। फाइनली ब्रेक में जाएं उससे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए क्या कहेंगी वंदना? बिकॉज लास्ट वीक 7 से 8% की गिरावट थी, लेकिन 83-84 के पास आता हुआ, कंसोलिडेट करता हुआ अब क्रूड। मुझे लग रहा है कि जब तक फिजिकल मार्केट में उतनी गिरावट नहीं रिफ्लेक्ट हो तब तक यहाँ पे एक लोअर साइड से बाउंस आता रहेगा। $74-72 का जोन है जहां से WTI मुझे लगता है कि हर बारी थोड़ा बाउंस होना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आए।
और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बार $86 का लेवल है। इस बार मुझे लग रहा है कि $84 तक एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से अगर हमारी मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 7800 ऑन हायर साइड, ऑन लोअर साइड 7200 ये एक ज़ोन रहेगा। फिलहाल इसका जो बायस है वो अपसाइड का है। पॉइंट टेकन, और वैसा नजर भी आ रहा है क्योंकि शुरुआत जहां पर दिन की हुई थी वहां से और तेजी की तरफ अब यहां पर कच्चा तेल जाता हुआ, और आप देख सकते हैं करीबन 2% की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार। पिछले एक महीने में 11% तक के गेंस यहां पर कच्चे तेल ने अभी भी दिए हैं। यहां पर मसालों की कर लेते हैं क्योंकि यहां पर प्राइसेस में अच्छी खासी उठापटक पिछले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिली है, और अब तो आगे फेस्टिवल और वेडिंग सीजन भी है जहां पर डिमांड ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसा भी ये हाल हम सर्दियों से पहले आता हुआ देखते हैं जब मांग यहां पर बढ़ जाती है। FISS के सेक्रेटरी अजय गोयल हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार। हल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ मुनाफा वसूली हमारी स्क्रीन्स पे है, लेकिन पिछले 2 महीने में भावों में जोरदार तेजी देखने को मिली है, करीबन 30-35% की, और उसके बाद पिछले 2 दिनों में यहाँ पर 8 से 10% की मुनाफा वसूली भी है। सबसे पहले हल्दी को लेकर आपकी क्या सेंस है? नमस्ते मनीषा जी, धन्यवाद। हल्दी अपने ऊपर के भाव से काफी नीचे के लेवल पे आई है। ऊपर में 225 रुपए जैसा बना दिया था, और फिजिकल मार्केट में ओरिजिनल डिमांड नहीं होने से ये बाजार वापस आए हैं, और फिलहाल महीने भर कोई चलने का मन नहीं है इन भावों से। जैसे आपने कहा 225 रुपए का हाई यहाँ पर हमने बनता हुआ देखा है। मुनाफा वसूली क्या आ चुकी है? आपको लगता है और गिरावट आएगी भावों में? क्या ये खरीदने के स्तर हैं? आगे जाकर किस तरह की डिमांड और कैसी भावों में रेंज बनता हुआ देखेंगे आप? मैडम, ये पिछले 3-4 सालों के हाईएस्ट भावों पे चल रही है। 200-225 रुपए की मंडी बाजार में, और इतने ऊंचे भावों के अंदर फिजिकल में डिमांड बहुत कमजोर रहती है, तो इस भाव में किसी को भी लेने की सलाह नहीं की जाती। उल्टा कुछ ना कुछ अगर आपके पास हो तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 170 180 आएगी तो ही मन बनाना चाहिए। मॉनसून अच्छा होने से मराठवाड़ा, निजामाबाद सभी जगह अच्छी बारिश हो गई है, तो नए क्रॉप का भी बहुत अच्छा बेनिफिट सबको मिलेगा। कोई हल्दी स्पॉट बनने वाली पोजीशन है नहीं, और इस भाव में पैसे भर भी तेजी का व्यापार तो नहीं करना चाहिए, और इसका 170-80 रुपए का मन है। डिमांड दीपावली आजू बाजू आती है, और ऑलरेडी माल ज्यादा है, इसलिए बड़ी तेजी का मन तो नहीं बनता सकते। अजय जी, आप कह रहे हैं जो तेजी यहाँ पर आनी थी वो आ चुकी है और यहाँ से कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, तो किस तरह के नीचे के भाव आपको लगता है होल्ड करेंगे अब? 15 दिन महीना के अंदर 170-80 रुपए का मन है। अक्टूबर वाइडा 180 रुपए आजू बाजू। एक्चुअल में ओरिजिनल इतनी डिमांड भी नहीं थी जितना इंडेक्स बढ़ा था, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने से वाइडा वापस घटा है। बाकी फिजिकल के अंदर इतनी बड़ी ग्राहकी है ही नहीं कि माल उठा सकते हैं। तो 170-180 रुपया अक्टूबर वाइडा जल्दी आना चाहिए। मैं ऑलराइट अजय जी, ओवरऑल जहाँ तक सारे मसालों की बात है, किस तरह से मांग बनता हुआ देखेंगे इस त्योहारों के सीज़न में? यूजली माना जाता है कि भाव थोड़ा सा चढ़ के आते हैं, और इस बार तो एल निनो का साल माना जा रहा है। ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कहीं कहीं बारिश थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है, लेकिन आगे किस तरह की फसल, जीरे धनिये में भी आगे किस तरह के भाव, किस तरह की डिमांड रह सकती है? दीपावली के फेस्टिवल के ऊपर आज से लेकर दीपावली तक 2-3 महीने में बहुत अच्छी मसालों की डिमांड रहती है। जीरा अपने बिल्कुल बॉटम रेट पे चल रहा है, जीरा में जाने की कोई जगह नहीं है, पर सामने बिकौली भी ज्यादा होने से मार्केट अप नहीं हो पा रहा है। बाकी इस भाव में जीरा में जाना नहीं है। 10 से 15% की जीरे दीपावली तक तेजी का मन है, और डिमांड भी बहुत, इसके सिवाय डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। धनिया के अंदर बैलेंस फिजिकल में बहुत टाइट है, भाव ऊंचे हैं, 150 रुपए किलो का भाव है। ये करंट एफईडी को छोड़ देगा तो कहीं बाजार में माल नहीं है, मंडियों में भी, गोंडल में, राजकोट में कहीं भी माल आ नहीं रहा है। ये एफईडी 20 तारीख को पूरा होने के बाद में धनिया में भी एक 15-20% की चाल मिलनी चाहिए। तो और सभी मसालों में एक बार डिमांड जो बॉटम आउट रेट है उसमें तो 100% तेजी आएगी, जिसमें डिमांड अच्छी है उसमें भी तेजी आएगी। लेकिन अजय जी, जैसे आपने कहा कि आपको लगता है कि हल्दी अपनी तेजी दिखा चुकी है, आगे जाकर अब जीरे और धनिये में खरीदारी की जानी चाहिए? जीरे में 100% करना चाहिए, जीरे में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और धनिया वैसे अपने हाई भाव पर चल रहा है, तो जितनी डिमांड उतना लेके चलना चाहिए। धनिया में 15-20% की तेजी का मन है, और वो इस एफईडी के बाद में आनी चाहिए। बाकी जीरे के लेके चलने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 10-15% की तेजी आराम से है। जी अजय जी, ये तो आपने बात की डोमेस्टिक मार्केट्स की, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स किस तरह के नंबर्स दिखाता है? वहां से किस तरह की मांग है करंट लेवल्स पे?
जीरे के अंदर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक चाइना छोड़ के और थोड़ा बहुत मिडल ईस्ट छोड़ के सब जगह की डिमांड बहुत अच्छी है। मिडल ईस्ट के और चाइना तो चलो बिल्कुल जा ही नहीं रहा है आपकी बात, तो एक्सपोर्ट इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जीरे में। बाकी देश भर की मांग, इंडिया की मांग बहुत अच्छी जीरे में सपोर्ट कर रही है। और धनिया मेनली इंडिया की डिमांड रहती है, इंपोर्ट आएगा थोड़ा बहुत 10,000 टन 15,000 टन उम्मीद है, 5,000 टन से 10,000 टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं आएगा। और धनिया में क्या अभी जनवरी से पहले फरवरी से पहले नया धनिया आना नहीं है, और फिजिकल में मंडियों में इतना ऊंचा भाव होने के बावजूद भी माल मिल नहीं रहा है। करंट एफईडी कट होने के बाद में मार्केट में धनिया कम होने की वजह से धनिया में भी एक बार रफ्तार आनी चाहिए, दीपावली से पहले एक अच्छी रफ्तार आनी चाहिए। और हल्दी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि हल्दी मैनिपुलेट वाला रेट हो चुका था, इसलिए उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग अभी आएगी। निकलना है तो सबको निकलना है, लेना है तो सबको लेना है। पॉइंट टेकन। अजय गोयल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम मसालों पर अपनी राय भी रखने के लिए। तो क्लियरली हल्दी में मुनाफा वसूली है, जीरा डेफिनेटली लेकर चलना चाहिए, और जहां तक धनिये की बात है ऑफकोर्स यहाँ पर फंडामेंटल्स वॉच किए जाएं, लेकिन बढ़त दिवाली तक यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी मसालों में देखने को मिल सकती है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।